एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं कि गेट एक्सेल 2025 का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यदि आपने भी ये फॉर्म फिलअप किया है और इस एग्जाम को आप देना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, ताकि आपको पता लगे कि जिस पेपर को आप देने जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम टोटल सारी बात करेंगे कि जो एग्जाम है किस लैंग्वेज में आता है, सीबीटी में होता है या ऑफलाइन होता है, टाइमिंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्वेश्चंस के टाइप्स क्या हैं और सिलेबस क्या है। एवरीथिंग अबाउट द गेट एक्सेल 2025 हम बात करेंगे। चलिए तो फिर क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं गेट एक्सेल का एग्जाम पैटर्न क्या है। सो बेसिकली हमारे पूरे भारत में जितनी भी आईआईटीज होती हैं उन सबको अलग अलग अथॉरिटी मिली हुई है, वो अल्टरनेटिवली एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। तो जैसे अब की बार जो गेट 2025 है उसको ऑर्गेनाइज करने का जो काम मिला है वो आईआईटी रुड़की को मिला है। तो अब की बार जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा वो ये आईआईटी करने वाला है, यानी कि जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। ठीक है, एग्जाम हमारा है गेट एक्सेल। और यदि आपने ईवाई का फॉर्म फिलअप किया है तो ईवाई जिसमें इकोलॉजी और इवोल्यूशन आता है उसका एग्जाम पैटर्न पर मैं पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूं, आपको बता चुकी हूं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इनकेस आपने नहीं देखा है तो। आज बात करेंगे एक्सेल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं वो है, मतलब ये एग्जाम का जो गेट है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन द इंजीनियरिंग 2025 जो अब की बार है। उसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। और जिस पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे वो गेट एक्सेल है, जो कि लाइफ साइंस के लिए कंडक्ट किया जाता है और 2025 का है। तो सबसे पहली बात, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूं सारी बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो गेट का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से चीजें मैंने आपके वहां से ली हैं और आपके लिए लेकर के आई हूं। यदि आप भी उस वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट का नाम है, जैसे ही आप अगर गूगल पे गेट 2025 भी लिखते हैं तो आपको इस तरीके से ये जो वेबसाइट मिलेगी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आप इसके थ्रू भी मूव कर सकते हो, और या फिर अगर आप गेट 2025 लिखेंगे तो भी आपको ये जो वेबसाइट है विजिबल हो जाएगी। आप उस पर क्लिक करके सब कुछ देख सकते हैं जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ। तो सारा डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो गेट, अच्छा ये एक्सेल के लिए है, थोड़ा गलत हो गया यहाँ, ये गेट एक्सेल की हम बात कर रहे हैं। तो गेट एक्सेल में जो आपका जो जितने भी चीजें हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी ये पेपर होता कैसे है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो ये सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि ऑनलाइन रहेगा। और आपका पेपर बस इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। तो लैंग्वेज क्या रहेगी पेपर की, इंग्लिश रहेगी, सीबीटी मोड में रहेगा। ठीक है, और कुछ सिलेक्टेड सिटीज ही हैं जो सेंटर के लिए चुनी गई हैं, वो आपने फॉर्म फिलअप करते हुए फिल किया होगा। बात करें ड्यूरेशन की तो आपको 3 आवर्स मिलते हैं, यानी अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो आपको 180 मिनट्स मिलती हैं अपने पूरे एग्जाम को खत्म करने के लिए। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, 30 होते हैं, यानी 30 अलग अलग सब्जेक्ट्स में गेट अपना एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसमें से एक हमारा एक्सेल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जनरल एप्टीट्यूड और एक होता है कैंडिडेट ने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, जो 30 में से जो भी आपने किया है। जैसे इस केस में आपने लाइफ साइंस को चूज किया है तो आपके पास जनरल एप्टीट्यूड आएगा और लाइफ साइंस भी आएगा। ठीक है, एक और एडिशनल सब्जेक्ट है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो हमने गेट के बारे में देख ली हैं। आगे देखिए, जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो आपको 15 मार्क्स देकर के जाता है। बाकी बचे हुए मार्क्स जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है वहां से आपको मिलेंगे, और टोटल जो है 100 मार्क्स का होता है। आपका एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होता है। आपको 180 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो 1 मार्क के होंगे या तो 2 के होंगे, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। सारे क्वेश्चन या तो 1 मार्क के हैं या 2 मार्क के हैं। और जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पहले ही आपको बता दिया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे 1 मार्क के हैं। ऐसे ही जो बाकी 2 मार्क्स के होंगे वो आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो या तो 1 मार्क के हैं या तो 2 मार्क के हैं, इतने ही आएंगे। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 होते हैं, जिसमें से 15 आपको जीए दे के जाता है, बाकी आपके सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के जो टाइप है वो कैसे हैं। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 कैटेगरी रखी गई है। एक है एमसीक्यूज,
एक है एमएसक्यू और एक है एनईटी टाइप। इनमें डिफरेंस क्या है, ये बहुत मेन बात है। और आप पेपर में कैसे पहचानते हैं कि ये एमसीक्यू है या एमएसक्यू है या एनईटी है, बेहद जरूरी है इस बात को जानना। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और वन मोर थिंग, जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है केवल उसमें 3 टाइप के होंगे। ये जो जीए वाला पार्ट है जो सभी के लिए कॉमन है, इसमें सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। और जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है उनमें आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर कोई भी फर्स्ट है और इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इन चारों में से केवल एक ही ऑप्शन ठीक होगा। इन चारों में से केवल एक ही ऑप्शन ठीक होगा, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर मैं कहती हूं ये क्वेश्चन एमएसक्यू है, मैं कह रही हूं कि ये क्वेश्चन एमएसक्यू है, तो इसमें जो आंसर है 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एमएसक्यू का मतलब होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल आंसर्स आपके हो सकते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन के लिए ए भी आंसर है और सी भी आंसर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बस एक ही है, एमसीक्यू में केवल एक आंसर सही होगा, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी। लेकिन एमएसक्यू में 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकते हैं। और ये जो थर्ड कैटेगरी है एनईटी, एनईटी में आपको ऐसे ब्लैंक देके रखता है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, लिखा भी है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। और यहां आपको ऐसे ब्लैंक देके रखता है और यहां आपको टाइप करके लिखना होता है कि क्या आपका आंसर होगा। जैसे मानो 491 है तो ये आपको टाइप करना होता है। इनमें तो आपको केवल बस सेलेक्ट करना है, यहां आप टाइप करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए आप टाइप कर सकते हैं। ये होता है एनईटी क्वेश्चन। तो आप पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आपके गेट के एग्जाम में ऐसे देख नहीं रखेगा कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये एमसीक्यू है या एमएसक्यू है या एनईटीज है। आप कैसे पहचानेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, पहचानना जरूरी है। तो एनईटी के लिए तो बिल्कुल साफ इंडिकेशन है, आपको ऐसे ब्लैंक दिखाई देगा और वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा और ऐसे ब्लैंक आपको मिलेगा, तो आप समझेंगे कि ये एनईटी का क्वेश्चन है। इसकी तो पहचान बिल्कुल सिंपल है। एमसीक्यू में और एमएसक्यू में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो जो एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल आपको दे के रखेगा, लेकिन जो भी एमएसक्यू का क्वेश्चन आएगा उसमें आप देखेंगे कि वहां पर ऐसे देके रखता है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो अगर खाली ऑप्शन ऐसे लिखा है तो मतलब ये एमएसक्यू है, और अगर एमसीक्यू है और अगर एमएसक्यू वाला क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से एस कर देता है। इसका मतलब है कि एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो गेट में आपको क्लियर कट लिख के नहीं देगा कि ये क्वेश्चन एमएसक्यू है या एमसीक्यू है। आपको यहां क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि ये एमसीक्यू का है या एमएसक्यू का है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। एमएसक्यू में क्या होगा, आपको ऐसे एस करके मिलेगा तो आप समझेंगे कि ये एक एमएसक्यू है, और अगर ऐसे नहीं है, सिंपल बस आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। इनकी मार्किंग में भी डिफरेंस है, जैसे कि एमसीक्यू है ये 1 मार्क का भी आ सकता है और ये 2 का भी आ सकता है। ऐसे ही एमएसक्यू भी 1 मार्क का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। ऐसे ही एनईटी 1 मार्क का भी आ सकता है, 2 मार्क का भी आ सकता है। लेकिन इनकी मार्किंग स्कीम में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है, जो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं इनके लिए तो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन एनईटी और एमएसक्यू के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अगर ये आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे और ना ही आपके सही में से कटेंगे। लेकिन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है। कैसे नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी आपको 1/3 की, यानी कि 0.3। और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एमसीक्यू तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है 2/3 यानी 0.6 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। एमसीक्यू में, एमएसक्यू में और एनईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक बात और लिखी है, कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं है। पार्शियल मार्किंग का मतलब क्या होता है, ये आपके पास कोई क्वेश्चन है और इसके लिए ये 2 आंसर सही हैं, लेकिन आपने केवल ए को तो टिक कर दिया है लेकिन सी को नहीं किया। हालांकि सी भी इसका आंसर है, बट आपने ए टिक कर दिया है, आपने सी टिक नहीं किया, तो ये आपका क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 आंसर हैं, ए और सी आंसर है, आपने खाली ए टच किया है, बी नहीं, सी नहीं किया है, तो ऐसा नहीं कि आपको आधा नंबर मिल जाएगा, या फिर अगर 2 का है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर 2 आंसर हैं, अगर आपने दोनों ही लगाए हैं तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पार्शियल मार्किंग नहीं होगी, एज वेल एज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। ऐसे ही एनईटी में अगर आपने गलत कर दिया है तो नो नेगेटिव मार्किंग,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन के टाइप है और ये इनकी मार्किंग की स्कीम है कि किस तरीके से मार्किंग हो जाएगी। तो एमसीक्यू में नेगेटिव है, एमएसक्यू एनएटी में नेगेटिव नहीं है। डन एवरीवन, चलिए आगे देखते हैं। पेपर का जो कोड है, अच्छा हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि 30 सब्जेक्ट कोड हैं, मतलब 30 सब्जेक्ट हैं जो जिसमें गेट कंडक्ट किया जाता है, उनको अलग अलग कोड डिफाइन किया गया है। कोड किस बिहाफ पर कि उनका पैटर्न जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सेल वाला जो सेक्शन है, एक्सेल वाले सेक्शन में आपको जीए तो मिलेगा ही, जो जनरल एप्टीट्यूड है वो तो आपको मिलेगा, 15 नंबर का है। जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है वो भी आपको मिलेगा, जो कि 60 मार्क्स का होगा। लेकिन आपके पास एक कंपल्सरी सेक्शन भी होता है जिसमें केमिस्ट्री आती है, और वो 25 मार्क्स की होती है। और ये कंपल्सरी सेक्शन है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ सकते हैं। हाँ, आपको नहीं आता तो आप नहीं करेंगे, पर वो करना है, कंपल्सरी सेक्शन होता है। ठीक है, फिर टोटल मार्क्स आपके 100 बन जाएंगे और टोटल टाइम आपको 180 मिनट मिलेगा। जैसे यहीं पर अगर मैं गेट ईवाई की बात करती हूं, गेट ईवाई में बस खाली जीए होता है और जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है, जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट है, बस वो होता है, कंपल्सरी सेक्शन नहीं होता। ये 15 मार्क्स का होता है और ये 85 का होता है। लेकिन एक्सेल में थोड़ा डिफरेंस है, एक्सेल में आपका जीए तो 15 मार्क्स का ही है, लेकिन कंपल्सरी सेक्शन आ गया है जो कि 25 मार्क्स का है, उसमें केमिस्ट्री आता है, सब्जेक्ट मार्क्स आपका 60 का होता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। तो अगर मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड की, तो जीए में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपको 15 मिलते हैं। यहां 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं। 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 5 नंबर आपको यहां पर मिलेंगे। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 नंबर आपको यहां मिलेंगे। दोनों को ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। और क्योंकि सारे एमसीक्यू हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर 1 मार्क्स में जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो आपने गलत किया है तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन गलत किया है 2 मार्क्स वाला, तो 2/3 का नेगेटिव मार्किंग है। ये है जीए के लिए। अब बात करें जो कंपल्सरी सेक्शन है, उसको एक नाम दिया गया है एक्सेल पी का मतलब है केमिस्ट्री, जो कि एक कंपल्सरी सेक्शन है, उसमें केमिस्ट्री आता है और ये आपको 25 मार्क्स देता है। इसमें भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं और 2 मार्क्स के भी आते हैं। जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो 9 होते हैं, तो 9 मार्क्स आपको यहां मिल गए, और 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं, 16 मार्क्स आपको यहां मिल गए। दोनों को ऐड करोगे तो ये 25 हो जाएंगे। अगेन यहां पर क्वेश्चन के टाइप केवल एमसीक्यू ही नहीं है, एमसीक्यू भी है, एमएसक्यू भी है, एनएटी भी है। जो कंपल्सरी सेक्शन है उसमें आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और बातें बिल्कुल सेम है। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर 1 मार्क्स का है तो वही सेम 1/3, 2 मार्क्स का है तो 2/3। और जो एमएसक्यू है और एनएटी है उनमें कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो जनरल एप्टीट्यूड में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू तो नेगेटिव मार्किंग के साथ में हो गए। यहां पर ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन आए हैं, उस 1 मार्क में वो एमसीक्यू भी हो सकते हैं, एमएसक्यू भी हो सकते हैं, एनएटी भी हो सकते हैं। अगर ये है तो कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर ये है तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। जो 2 मार्क्स के हैं उसमें भी ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू भी, एमएसक्यू भी, एनएटी भी। अगेन यहां नेगेटिव मार्किंग और यहां पर नहीं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो बाकी आपका लाइफ साइंस के जो है उनमें क्या क्या आएंगे। उनमें ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। एक्सेल क्यू वो केमिस्ट्री वाला पी था, एक्सेल क्यू, एक्सेल आर, एक्सेल एस, एक्सेल टी, एक्सेल यू। क्यू में जहां भी बात होगी वो बायोकेमिस्ट्री को कहेगा, मतलब बायोकेमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेल आर का मतलब है बोटनी, एक्सेल एस का मतलब है माइक्रोबायोलॉजी, एक्सेल टी का मतलब है जूलॉजी, और एक्सेल यू का मतलब है फूड टेक्नोलॉजी। तो ये आपके पास टोटल जो है 5 सेक्शन है, लेकिन आपको 5 नहीं करने हैं, कोई भी 2 चूज करने हैं। और वो आपको फॉर्म फिलअप करते हुए नहीं करना होता, जैसे ही आप गए हैं एग्जाम देने वहां क्वेश्चन देख करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहले से आपको फिल करना होता है कि एग्जाम में जाकर के मैं बायोकेमिस्ट्री और बोटनी चूज करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये 5 सेक्शन वहां मिलेंगे, आप क्वेश्चन देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन में थोड़े आसान क्वेश्चन हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी 2 चूज कर लेंगे, जैसे आप बायोकेमिस्ट्री बोटनी कर सकते हैं, या बोटनी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी या फिर जूलॉजी कर सकते हैं, या इन दोनों का, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट कोई 2 ही करने होंगे और वो आप एट द टाइम चूज करेंगे क्वेश्चन देख करके। तो इसमें फायदा ये होता है कि आपको सारे करने की जरूरत नहीं है, आप कोई 3 करोगे, 3 तो आपको करने पड़ेंगे एज अ सेफ साइड।
ठीक है। जैसे मानो आप बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, बॉटनी कर सकते हैं, जूलॉजी कर सकते हैं, वहां जाकर के आप इन तीनों सेक्शन के क्वेश्चन देख सकते हैं। जिसमें भी आपको लगता है, जिन दो में भी लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आप उन दोनों को चूज कर लोगे। और फिर जब आपका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में भी लिखा होता है कि आपने कौन कौन सा सेक्शन चूज किया है। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी किया था, तो मेरे रिजल्ट में लिखा आया था कि मैंने बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी से अपना गेट का एग्जाम दिया है। ठीक है, तो फिर ये आगे जाकर के आपकी रिसर्च में भी इफेक्ट डालते हैं। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में और गेट से करना चाहते हैं पीएचडी, तो जरूरी है कि आप अपने गेट में बायोकेमिस्ट्री को जरूर ऐड करें। जैसे आपने मानो गेट दे दिया बॉटनी से और जूलॉजी से, और फिर आगे आप बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं से आप ध्यान रखेंगे। तो कोई 3 आपको सिलेक्ट करने हैं, जिनमें से 2 आप करेंगे, एक आप एज अ सेफ साइड रखेंगे कि हो सकता है वहां जाकर के इसके क्वेश्चन थोड़े ठीक हो। ठीक है, तो 2 सेक्शन आपको करने हैं और एक सेक्शन 30 मार्क्स का है, 2 सेक्शन है, तो ये आपको 60 मार्क्स देके जाता है। यहां पर भी अगेन तीनों टाइप के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू भी हैं, एमएसक्यू भी है, एनएटी भी है, और 1 मार्क्स के भी हैं, 2 मार्क्स के भी हैं। अगर एमसीक्यू है तो नेगेटिव मार्किंग के साथ में होगा, 1 मार्क का है तो 1/3, 2 मार्क का है तो 2/3, और जो एमएसक्यू एनएटी है उसमें कोई नेगेटिव और पार्शियल मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये सेम पैटर्न रहेगा। तो 60 ये है, 25 केमिस्ट्री वाले हैं और 15 जीए के हैं। टोटल मिलाकर के आपको 100 मार्क्स मिल गए हैं। टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट्स। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, सारा इंग्लिश में आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया है आपका सारा एग्जाम पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। आप इस सिलेबस को उस वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहां भी मैं आपको बता रही हूं, यहां से भी सेव कर लेंगे, और अगर वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेल पी है जिसमें केमिस्ट्री आता है, जो कि कंपल्सरी सेक्शन है फॉर ऑल एक्सेल कैंडिडेट, उनके लिए सेक्शन वाइज है। जैसे सेक्शन नंबर 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, सेक्शन 2 में आता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। आप देखेंगे पूरे सिलेबस को जब एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्लास 11th और 12th की आपकी केमिस्ट्री है, 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है, लगभग वहीं से आपका पूरा सिलेबस रखा हुआ है। तो अगर आपने 11th की और 12th की केमिस्ट्री को थोड़ा ठीक से किया हुआ है, या फिर आप इस पेपर के लिए कर रहे हैं, तो लगभग क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में बन जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। इसके बाद 3rd सेक्शन में आएगा एस, पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सेक्शन 4 में आता है केमिकल इक्विलिब्रिया। आप इनके अंदर के टॉपिक्स को भी देख सकते हैं, मैं केवल जो मेन पार्ट है वो बता रही हूं। इसके बाद सेक्शन 5 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेक्शन जो 6 है उसमें रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशन एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, और लास्ट वाला जो सेक्शन है उसमें आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें ये अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, इन सब की स्ट्रक्चर आपको पढ़नी होती है। ये सारा सिलेबस आपका केमिस्ट्री के लिए है। बात करें अगर बायोकेमिस्ट्री की, तो यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो CSIR नेट में जो यूनिट नंबर 1 है यानी बायोकेमिस्ट्री, यूनिट नंबर 2 यानी सेल बायोलॉजी, यूनिट नंबर 3 यानी फंडामेंटल बायोलॉजी, और यूनिट नंबर 4 यानी कि सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी जो आती है वो, और यूनिट नंबर 13 मेथड्स इन बायोलॉजी, इन सभी यूनिट को मिलाकर के गेट का बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन बनता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि CSIR नेट की बायोकेमिस्ट्री और उसकी बायोकेमिस्ट्री सेम है। CSIR नेट की ये वाली यूनिट सारी 1, 2, 3, 4 और 13, इन चारों पांचों के टॉपिक मिलाकर के जब गेट का बायोकेमिस्ट्री बनता है। जैसे फर्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे, जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर पढ़ते हैं, और जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो सारा बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन नंबर 1 में आ जाता है। फिर सेक्शन 2 में क्या आता है? जो हम एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ते हैं, या फिर जितने भी मेटाबॉलिज्म हम पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का, फैट का, ये सब, ये आपके इस वाले सेक्शन में आएंगे। 3rd में आएगा फिर बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक, जो 13 का पार्ट है, जिसमें आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं, डीएनए प्रोटीन और प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, ये सब 13 में आता है। ये बायोकेमिस्ट्री का जो 3rd सेक्शन है उसमें आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 4th सेक्शन की, तो 4th सेक्शन में जो यूनिट नंबर 2 है सेल बायोलॉजी, वो वाला पार्ट आता है, जिसमें हम मेम्ब्रेन पढ़ते हैं और जो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो वाला सेक्शन ये है। फिर 5 की बात करें तो CSIR नेट के लिए यूनिट नंबर 13 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फंडामेंटल बायोलॉजी, जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है, वो सारा पार्ट आपके इस वाले सेक्शन में आता है। और 6 में क्या आएगा? जो 4th यूनिट का इम्यूनोलॉजी है, वो सारा सेक्शन यहाँ इसमें 6th सेक्शन में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस है बायोकेमिस्ट्री का। इसके बाद कोर है एक्सेल आर, जिसमें बॉटनी आ जाएगी। इसमें जो CSIR नेट की यूनिट नंबर 6 है
यानी प्लांट फिजियो ये भी आ जाती है, जो इकोलॉजी है वो भी आ जाती है, उसमें जो 13 यूनिट की कुछ टेक्निक्स हैं जो प्लांट से रिलेटेड हैं वो भी आ जाती हैं, साथ में थोड़ा सा सेल बायो भी आता है। 9th यूनिट जो है डाइवर्सिटी प्लांट के रिगार्ड में, वो सब यहाँ पर आएगा। जैसे देखिए प्लांट सिस्टमेटिक्स जो कि 9th यूनिट का पार्ट है, कि जो भी हमें प्लांट नए मिल रहे हैं उनको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वो सब आपको फर्स्ट सेक्शन में मिलेगा। फिर प्लांट एनाटॉमी का जो सेक्शन है वो 2 में रहेगा, जिसमें आपको स्टेम, रूट, लीफ, ये जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका एनाटॉमी पढ़ना है कि उनके अंदर जो टिश्यू सिस्टम है, जो सेल हैं, वो किस तरीके से अरेंज है। इसके बाद जो सेक्शन 3rd है, इसमें प्लांट डेवलपमेंट, सेल एंड टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस आ जाता है, जो कि डेवलपमेंटल जो बायोलॉजी है 5th यूनिट, उसमें जो प्लांट वाला पोर्शन है वो यहां पर इस वाले सेक्शन में आएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें प्लांट फिजियो जो कि CSIR नेट का यूनिट नंबर 6 जो है वो आपका यहाँ आएगा, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, C3, C4 प्लांट वो सब आ जाएंगे। फिर जो सेक्शन 5 है इसमें जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स आएगा, जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है जो प्लांट से डील करता है वो यहाँ पर आएगा। 6 में क्या आएगा, प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस है, जीनोम एडिटिंग है, वो सब आपको इस पार्ट में मिलेगा। तो ये बोटनी का पार्ट रहा है। इसके बाद 7th सेक्शन में इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड बोटनी आएगी। 8 में प्लांट पैथोलॉजी आएगी, यानी कि प्लांट में जो बीमारियां होती हैं उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो आ जाता है। और सेक्शन 9 में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आ जाएगा, जो कि इकोलॉजी के ऐसे प्रोसेस जो प्लांट्स के लिए होती हैं वो यहाँ सेक्शन नंबर 9 में आएगी। इसके बाद XLS जो है उसमें माइक्रोबायोलॉजी आएगी, जिसमें आपको सेक्शन 1 में हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव पढ़ना है, सेक्शन 2 में मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, सेक्शन 3 में माइक्रोबियल टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी आप पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 4 में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन आप पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 5 में आपको माइक्रोबियल ग्रोथ पढ़ना है। 6 में आपको कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। 7 में आपको माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। सेक्शन 8 में माइक्रोबियल डिजीज और जो होस्ट का पैथोजन का इंटरेक्शन होता है वो आपको यहाँ पर डील करना है। इसके बाद देखिए सेक्शन नंबर आगे जो है सेक्शन नंबर 9, इसमें कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक्स, और सेक्शन में माइक्रोबियल जेनेटिक्स, और 11 में माइक्रोबियल इकोलॉजी। ये सब आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है XLT, जिसमें जूलॉजी आ जाएगी। इसमें CSIR नेट में जो यूनिट नंबर 7 है एनिमल फिजियो ये आएगा, इकोलॉजी आएगी, सेल आएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आएगी, 13th की भी कुछ टेक्निक आएंगी, वो सब मिला करके ये बना हुआ है। जैसे एनिमल डाइवर्सिटी जो 9th का पार्ट है, 9th यूनिट का ये आ जाएगा। इवोल्यूशन भी जो मैन का इवोल्यूशन है, यानी कि यूनिट नंबर 11 भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है, ये भी आएगा। जेनेटिक्स यूनिट नंबर जो आपकी यूनिट नंबर 8 है, जेनेटिक्स जो एनिमल के रिगार्ड में है वो भी यहाँ आपको पढ़ना है। फिर बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो 3rd यूनिट है आपकी वो भी इसमें आ गई। सेल बायोलॉजी ये भी इसी में आ गया है। इसके बाद फिर जो जीन एक्सप्रेशन है यूकैरियोट्स में वो आपको पढ़ना है। एनिमल की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी है, और पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी आपको पढ़ना है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो एनिमल वाला पार्ट है वो आपको यहीं पर डील करना है। इकोलॉजी पढ़नी है, और एनिमल बिहेवियर जो इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं एनिमल का बिहेवियर वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब मिल करके बना देंगे आपका जूलॉजी का पोर्शन। इसके बाद आता है फूड टेक जो XLU है, इसमें फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन आएगा। सेकंड पे आएगा फूड माइक्रोबायोलॉजी, फिर 3rd में आएगा फूड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, और 4th में आएगा आपका लास्ट फूड इंजीनियरिंग। तो ऐसे करके 5 सेक्शन है, लेकिन आपको कोई 3 ही पढ़ने हैं, कोई भी 3 आप करके जा सकते हैं, उससे आपका जो 2 सेक्शन है उनको चूज करने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। ठीक है जी, तो सारा जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो सब हमने डील कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।